हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय हिंद। हिंद सर्वेइंग एंड मैपिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहे हैं, है ना। और आज एक स्पेशल मुद्दा है जो हर इंसान, हर एक अमीन को देखना चाहिए। जो अमीन है उन लोगों को भी देखना चाहिए, जो अमीन नहीं है उन लोगों को भी देखना चाहिए। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और असल मुद्दा पर आ जाते हैं। दोस्तों, आज हम जो मुद्दा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है पंचनामा सहमति बंटवारा, या इसको हम सहमति बंटवारा भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? क्या प्राइवेट अमीन बना सकते हैं? क्या सरकारी अमीन ही बना सकते हैं सिर्फ इसको? क्या आम लोग भी इस पंचनामा बंटवारा को बनवा सकता है? इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर देंगे। कैसे पंचनामा बंटवारा करना चाहिए कि भविष्य में कोई विवाद ना हो, इसके ऊपर हम संपूर्ण तरीका से चर्चा करेंगे। देखिए, पंचनामा सहमति बंटवारा को बनाने के लिए हमें स्टैम्प पेपर की आवश्यकता होती है, जिसे हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर कहते हैं। ये आप अपने अनुसार, या तो आप 100 रुपया का स्टैम्प पेपर ले लीजिए, या 500 का, या 1000 रुपया का। जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना सिक्योर होता है। अगर संपत्ति के अनुसार से देखें तो यदि आपका 1 बीघा से अधिक या 1 बीघा तक संपत्ति है तो आप 100 रुपया का भी स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते हैं। या 1 बीघा से ज़्यादा है और आपको ऐसा लगता है ना हम 1000 रुपया के स्टाम्प पेपर पर बनवाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है माननीय नीतीश कुमार, उन्होंने नियम लाया था कि जो भी रैयत हैं वो अपना बंटवारा बनवा सकते हैं। पंचनामा बंटवारा उसको 100 रुपया में, 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है ना। तो आपकी मर्जी है, या तो आप 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर बनवाइए या 1000 का स्टाम्प पेपर पर बनवाइए, बात एक ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर का डिफरेंस होता है। आइए, ये तो बात हो गई कि स्टाम्प पेपर पर पंचनामा सहमति बंटवारा बनाया जाता है। लेकिन कैसे बनाया जाता है भाई? क्या अमीन से बनवाते हैं वो सही बना के देता है या नहीं देता है? आइए आज इस वीडियो में हम बताने का कार्य करेंगे या बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ रहता है कि प्रत्येक फरीकेन का ब्यौरा। सबसे पहले पंचनामा बंटवारा सहमति बंटवारा हेडलाइन हो गया, माने कि ऊपर का ये हो गया हेडलाइन टाइटल। फिर उसके बाद नीचे लिखा जाता है कि प्रत्येक फरीकेन का ब्यौरा दिया हुआ है, या फिर ब्यौरा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, फरीकेन का मतलब होता है प्रत्येक हिस्सेदार। जो नीचे लिखा हुआ रहता है कि इसमें प्रत्येक हिस्सेदार को फरीक कहा गया है। क्या कहा गया? फरीक। तो कोई लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कि फरीक और फरीकेन में क्या अंतर होता है। बस ये लैंग्वेज है, कागजी लैंग्वेज बोल सकते हैं उर्दू का। ये लैंग्वेज है फरीकेन। तो प्रत्येक फरीकेन का ब्यौरा, यानी कि ब्यौरा का मतलब क्या होता है? उसका डिटेल्स। जैसे कि मान लीजिए कि 2 फरीक हैं, यानी कि 2 भाई हैं, उनका हम बंटवारा कर रहे हैं, ठीक। तो प्रत्येक फरीकेन का ब्यौरा है, यानी कि डिटेल्स है। तो पहले बड़ा भाई जो होगा उसको हम पहले दे देंगे। तो फरीक एक नाम क्या है? तो सपोज कीजिए कि फरीक एक का नाम रा से है, कुछ राहुल हो गया। राहुल। उम्र कितना है? तो सपोज कीजिए 36 वर्ष। पिता का नाम क्या है? तब पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। पता उसका जो भी है ABCD जो भी है उसका पता। जैसे कि पता में हो गया गांव का नाम और फिर कस्बा, पोस्ट जो भी है। फिर उसके बाद अंचल का नाम, उसका अंचल यानी कि ब्लॉक कहाँ है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हम केरकी ब्लॉक कर देते हैं, केरकी ब्लॉक या केरकी अंचल, है ना। फिर उसके बाद निबंधन कार्यालय। निबंधन कार्यालय का अर्थ क्या होता है? सब डिवीजन भी बोल सकते हैं। सब डिवीजन नहीं बोलेंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, है ना। निबंधन कार्यालय का अर्थ होता है इंग्लिश में सब रजिस्ट्री ऑफिस, जहाँ पे रजिस्ट्री होता है। तब मान लीजिए कि ये हो गया कुर्था। जिला जहानाबाद। अब यहाँ पे गाना आ जाता है, जिला जहानाबाद बर्बाद के लिए, है ना। अब राज्य बिहार।
क्योंकि बिहार के लिए ही वीडियो बन रहा है तो बिहार ही होगा, है ना। उसके बाद रैयत का यानी कि फरीकेन का आधार कार्ड, फरीकेन का आधार कार्ड, तो फरीकेन फरीकेन का आधार नंबर जो भी है 12 डिजिट या 14 ये अंकों का जो भी होता है, डिजिट का जो भी होता है वो हो जाएगा। उसके बाद पहला फरीकेन यानी कि पहला हिस्सेदार बड़ा भाई का नाम तो लिखा गया, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सेदार का नाम यहाँ लिखाएगा। तब यहाँ पे दूसरा में क्या लिखा कि दूसरा हिस्सेदार नहीं, फरीक 2 या फरीक 2, फरीक 2 का नाम क्या है, तो यहाँ रमेश, उम्र 30 साल 30 वर्ष, पिता का नाम जो भी है पप्पू सिंह, है ना। बाप तो एक ही रहेगा, बाप दो हो नहीं सकता है ना। फिर उसका जो भी ABCD जो भी मतलब कि एड्रेस है, जो भी अंचल केरकी हो गया सेम ही रहेगा। केरकी पुरथा निबंधन कार्यालय पुरथा जिला जहानाबाद राज्य बिहार, और उसका जो भी आधार नंबर है वो जिक्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं कि फरीक 1 के हस्ताक्षर लेना छोड़ देते हैं, फरीक 2 का हस्ताक्षर लेना छोड़ देते हैं। तो हमको यही जो पतरका लाइनवा दिख रहा है ना, पतरका लाइन जो छोटा सा लाइन बच रहा है, यहाँ पे हस्ताक्षर ले लेंगे, है ना, और लिखवाएंगे बगल में लिखवाएंगे कि क्या आपके सामने यह सहमति बंटवारा हुआ है, यदि हुआ है तो अपने अक्षरों में लिखे, तो वहां पे लिखवाएंगे, है ना। दोनों पक्ष से लिखवाएंगे, साथ में गवाह होगा तो उससे भी लिखवाने का कार्य करेंगे, है ना। इसके बाद प्रत्येक हिस्सेदार जो ये तो हो गया फरीक 1 फरीक 2 का जिक्र हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, इसमें प्रत्येक हिस्सेदार को फरीक कहा गया है ना। पॉइंट नीचे लिखना है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है जमीन के दस्तावेज का प्रकार, यानी कि जैसे इंसान का प्रकार होता है कि एगो सियार ऐसा दम करिया है, एगो बानर ऐसा दम मुँह चिहारते रहता है, हे कर रहा है। तो बनरा ऐसा जो मुँह वाला रहता है तो उसका आधार कार्ड पर बानर थोड़ी ना लिखा रहता है, ये सवाल हो जाएगा। लेकिन जो इंसान उसका लिंग लिखा हुआ रहता है कि पुरुष है कि महिला है, इसी अनुसार से जमीन का भी दस्तावेज का प्रकार होता है कि यह जमीन कैसा है, तो पैतृक संपत्ति है कि केवाला है कि कौन दान पत्र दे दिया है। ऐसा होता था कि पहले सत्तू खिला के लिखवा लेता था, दान पत्र बनवा लेता था, है ना। तो खैर अब तो एक इंच ला जो है, एक इंच ला लड़ाई हो जाता है। एक इंच भी बहुत ज्यादा बोल दिए, ऐसे कितना हूँ लड़ जाएगा ना, तो अमीन चाहेगा तो 1.5 फीट 2 फीट 5 फीट तक घपलाबाजी कर देता है। खैर इतना नहीं करना चाहिए। 1.5 फीट 1.5 फीट या 5 कड़ी तक अंतर आती है। कोई माई के लाल ऐसा नहीं है कि 5 कड़ी का अंतर ये कर दे, है ना। खैर ज्यादा कुछ बोल दिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है उसमें लेखन का प्रकार, यानी कि लिखने वाला कौन है, लिखे वाला कौन है। तो लिखे वाला जो लेखकारी है वही लेखधारी है। अब लेखकारी का अर्थ क्या होता है, लेखकारी का अर्थ होता है लिखने वाला, और लेखधारी का अर्थ होता है उस जमीन पर कब्जा करने वाला। यहाँ तक आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। अब भाई हमसे भी एक्सपीरियंस आप लोग हैं तो समझ में आवे न करेगा क्या, है कि ना। ये हमारा टकला देख के कोई लोग न बोल दीजिए कि टकला अमीन है ना। खैर चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं कि और क्या लिखाएगा। देखिए फरीक का ब्यौरा लिखने के बाद जो है, और जमीन का प्रकार और लेखन का प्रकार लिखने के बाद जो है फरीक का हिस्सा को लिखना है कि जमीन कितना पड़ रहा है, जमीन कौन सा है, खाता कितना है, प्लॉट कितना है, रकबा कितना है, खेसरा कितना है, जमाबंदी कितना है, ऑफलाइन जमाबंदी कितना है, जमीन का प्रकार कितना है, कैसा है ना, इसके बारे में देखना है, लिखना है। तो देखिए फरीक 1 में जो है हम लोग कॉलम बनाएंगे। और कॉलम का मतलब क्या होता है, कॉलम का मतलब होता है चतुर्भुजा बॉक्स, है ना। तो उसमें मौजा का नाम, थाना नंबर, राजस्व थाना, जिला, राज्य वो हम लिखेंगे। मौजा आपका जो भी जमीन का मौजा है वो आपके दस्तावेज में लिखा हुआ रहता है। थाना नंबर यानी कि किस थाना नंबर में आपका जमीन है उसको लिखना है, आपका नक्शा में दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद राजस्व थाना, जहां आपका सब डिवीजन ऑफिस है यानी कि अनुमंडल है या फिर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस है,
वो वहाँ का नाम, तो वहाँ कुर्था दिए थे, मार्कर खत्म हो गया है और ये खत्म हो गया है ना, तो यहाँ पे नहीं, कुर्था दिए थे तो कुर्था का नाम लिख देंगे। जिला, जिला जहानाबाद, राज्य बिहार। इसी अनुसार से जो है हम कॉलम फिर तैयार करेंगे कि जमीन कौन है, तक पहले खाता नंबर कौन सा खाता में है, जिस अनुसार से इंसान का खाता खुलता है उसी अनुसार से सर्वे के समय जमीन का भी खाता खुलता है, और उसी खाता खुलता है उसमें प्लॉट यानी कि खेसरा नंबर दिया हुआ रहता है। खेसरा नंबर को प्लॉट नंबर भी बोला जाता है ना। फिर उसके बाद ऑनलाइन जमाबंदी और ऑफलाइन जमाबंदी समझ लीजिए पहले कि ऑनलाइन जमाबंदी क्या होता है और ऑफलाइन जमाबंदी क्या होता है। ऑनलाइन जमाबंदी जो है, सर्वे के समय जो है पर्चा तैयार किया जाता है और उस जमाबंदी में लिखा हुआ रहता है कि इसमें जमीन का खरीद बिक्री या जमीन का हस्तांतरण होगा, यानी कि जमीन का डिमांड अलग होगा तो इसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो पहले जो समय था वो ऑफलाइन जमाबंदी का समय था और आज जो है ऑनलाइन जमाबंदी का समय है। इसलिए पहले जमाबंदी ऑफलाइन था क्योंकि आधुनिक जो है तकनीकी हमारे पास नहीं थी, और इससे हानि ये होती थी कि चूहा पेच काट दिया तो बर्बाद हो जाता था, है ना। और ऑनलाइन जमाबंदी में जो है कभी भी रैयत ऑनलाइन के माध्यम से इसमें अपडेट करवा सकता है, लेकिन एकरों में हानि ये है कि पैसा देना पड़ता है केकरा, त सीओ के चापे पड़ता है प्रसादी, फिर कर्मचारी के दे पड़ता है प्रसादी, है ना, चढ़ावा, जिसको हम कुल्ली बोल रहे हैं घूस। यदि कोई ब्लॉक में जो है घूस लिए हुए काम कर दे, ये संभव नहीं है। जो अफसर ईमानदार भी है ना, उसको भी मजबूर कर दिया जाता है कि आप करप्शन कीजिए, है ना। तो ऑनलाइन जमाबंदी और ऑफलाइन जमाबंदी को देख लिए होंगे, और इसमें एक चीज और छूट गया कि ऑनलाइन जमाबंदी जो है ऑनलाइन दिख जाता है, यानी कि आपको वर्चुअल भी दिख जाएगा और फिजिकल भी दिख जाएगा, है ना। इसमें कोई वैसा चूहा पेच का मतलब कि ये ना है, ये जो है सर्वर ऑफिशियली वेबसाइट, बिहार सरकार का राजस्व भूमि का ऑफिशियली वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाता है ना। उसके बाद जमीन का रकबा कितना है कि फरीक एक को मान लीजिए कि 10 डिसमिल जमीन है, यहाँ पे लिख कर ही समझाते हैं। खाता 1, प्लॉट नंबर 10, जमाबंदी संख्या कुछ हो सकता है, ऑफलाइन जमाबंदी संख्या भी कुछ हो सकता है। रकबा है 10 प्लॉट संख्या का, मतलब कि 10 खेसरा संख्या का रकबा सपोज कीजिए कि 15 है तो 7.5 होगा इसका, इसके फरीक एक को 7.5 होगा। फिर इसका चौहद्दी कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि चौहद्दी जमीन का नहीं लिखा रहा है तो भाई बहुत दिक्कत है। फिर उसके बाद जमीन का प्रकार, यानी कि वो कृषि योग्य भूमि है क्या, वो मकान बना हुआ है क्या, इंडस्ट्रियल पर्पस का वो जमीन है, इसको चढ़ाना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे अमीन क्या करते हैं जो पुराने होते थे, खाता नंबर खेसरा नंबर रकबा चौहद्दी खत्म, या फिर खाता नंबर खेसरा नंबर रकबा खत्म हो गया बंटवारा। ऐसे नहीं होता है, प्रॉपर तरीका से आप कीजिएगा तो दिक्कत ना रैयत को होगा और ना ही आपको दिक्कत होगा, है ना। फिर उसके बाद फरीक 2, जो भी फरीक 2 है इसी अनुसार से लिख देना है कि खाता नंबर खेसरा नंबर जमाबंदी संख्या कितना है, रकबा कितना है तो उसका भी होगा 7.5। फिर चौहद्दी क्या है तो उसका चौहद्दी हो अलग ही हो जाएगा। पूरा में यदि प्लॉट है तो जो भी है चौहद्दी, तो आप लोग बेसिक समझते हैं। फिर जमीन का प्रकार, अब देखिए अब जो है नीचे क्या लिखाएगा, तो दिनांक जिस दिन बंटवारा हुआ है उस दिन का तारीख, फिर उसके बाद समय, कौन सा समय में बंटवारा हुआ है। अब सपोज किए कि 10 तारीख को 7 AM पर अमीन साहब आए और 12 PM तक जो है बंटवारा कर दिए, तो 12 PM लिखाएगा, 12 PM में समस्त फरीकों के सहमति से, यानी कि कोई एक फरीक ये न कह रहा कि हम बंटवारा करवाएंगे, वो न करवाएगा। यदि कोई फरीक नहीं कहता है तो भाई ये बंटवारा नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट में पार्टीशन डीड तैयार होती है, जहाँ पे आपको जो है केस वगैरह करना होगा, तब जाकर जो है पार्टीशन डीड तैयार की जाती है, तो वो तो बहुत लंबा प्रक्रिया है। तो फरीक, सभी फरीकों के सहमति से बंटवारा हुआ है। यदि कोई भविष्य में इस बंटवारा, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि कोई फरीक भविष्य में इस बंटवारा को नहीं मानेगा तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आया।
ये लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस चीज को नहीं लिख रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। फिर उसके बाद फरीक का हस्ताक्षर, फरीक का हस्ताक्षर लेंगे। फरीक जो भी है, 2 गो फरीक है, उसका हस्ताक्षर लेंगे, उसका आधार संख्या लेंगे। फिर उसके बाद गवाहों को, जो उसका गवाह है दोनों का, उसका हस्ताक्षर लेंगे। और जो भी उसका कॉलम बना के फरीक 1, वहाँ भी गवाहों का हस्ताक्षर लेंगे। ये गवाह में घर का 1 सदस्य हो सकता है और बाहर के कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, कम से कम 3 सदस्य, तब जो है कानूनी रूप से वह मान्यता प्राप्त उसका होगा। अब देखिए ये हो गया। और फिर उसके बाद नियम एवं शर्तें, निचला कॉलम में फिर आपको लिखना है नियम एवं शर्तें। तो नियम एवं शर्तें में क्या होगा, तो इस पंचनामा से अब दाखिल, खारिज या डिमांड कराना, डिमांड को अलग अलग कराया जा सकता है। यानी कि नियम एवं शर्त में ये लिख देना है जरूर कि भाई ये पार्टीशन डीड जो है, यानी कि सहमति पंचनामा जो है, बंटवारा, ये तैयार हो गया है। और इसमें ना आप सीओ साहब छेड़छाड़ कीजिएगा और ना ही कर्मचारी महोदय छेड़छाड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सरपंच महोदय ने इस पर साइन और अपना मोहर कर दिया है। और साथ में जो भी अमीन तैयार किए हैं वो अपना नाम और अपना लाइसेंस नंबर या फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं। तब जाके जो है वैलिड बंटवारा हो गया। अब कोई माइके लाल है अलग कर दे, है ना। अब कोर्ट देखिए, कोर्ट का बात थोड़ा अलग है, वो बहुत ऊंचा लेवल पर चल जाता है। और कोर्ट भी चाहती है, जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो भी चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो है जमीनी विवाद सुलझ जाए तो बहुत अच्छा है। ऊपर काहे ला जाएगा भाई, जब ग्राउंड लेवल पर सुधारिए जा रहा है तो काहे ला आदमी पैसा देगा। लेकिन कुछ अगुआ टाइप के आदमी रहता है जो छोटा सा पैसा फुकवाता है दूसरा के, है ना। केस कर दिया, जिसके पास, अब समझिए कि जिसके पास वो 400-500 रुपया दिन के कमा रहा है, जमीन विवाद के लिए वो कोर्ट में जाएगा। और जो 400-500 मजदूर कमा रहा है उसको इतना मालूम है। इस सोच के देखिए, एक बार सोचिएगा, इतना मालूम है। तो डीएम, एसपी और एसडीएम साहब भी या सीओ साहब भी ये सोचते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर सॉल्व हो जाता है तो काहे ऊपर जाएगा। तो ये कानूनी रूप से जो है मान्यता प्राप्त हो गए। अब सवाल ये है कि आम लोग इस बंटवारा को तैयार कर सकते हैं? तो भाई आम लोग तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो अमीन साहब का हस्ताक्षर आ जाता है ना, और ये जो आपका उनका लाइसेंस नंबर आ जाता है ना, तो महत्व जो है अलग हो जाता है। अब कहा गया है कि खाना बनाया नमक डालेला भूल गए, तो खाना में अच्छा लगेगा नहीं ना। तो वही नमक का काम यहाँ अमीन सर करते हैं। अब देखिए, आपको भी यदि बंटवारा करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद हमसे संपर्क कर सकते हैं, सॉरी संपर्क तो करवे कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो संपर्क कर सकते हैं और बात कर अपना जानकारी ले सकते हैं। बहुत जो है हम लोग सेवा ही कर रहे हैं, है ना। तो नॉमिनल फी होता है, तो खैर वो तो आप पूछिएगा तो बताएंगे। और इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।